चलिए देखिए, कल एक्चुअली पॉज हो गया था अचानक से वीडियो, तो मैंने अपलोड कर दिया। देखिए एडिट वेडिट तो हम करते नहीं हैं, तुरंत बनाते हैं, कर देते हैं, तुरंत अपलोड कर देते हैं, ठीक। तो ये पॉज होने की वजह से जितना बना कर दिया, वन शॉट बनाना था, एक ही वीडियो में सब बनाना था, तो हमको पार्ट 1 बनाना पड़ा। अब आज जो है ये जो पार्ट 2 हम बनाने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का, इसी में सब खत्म हो जाएगा। अंत में हम कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे जो बोर्ड में, यूपी बोर्ड में काफ़ी पूछे गए हैं, जिससे आपका फंडामेंटल भी क्लियर हो। वो सारे क्वेश्चन हम करवा देंगे, ठीक है। और जो बचा हुआ पार्ट इसका, जो बचे हुए टॉपिक हैं, वो आज इसी वीडियो में, मतलब 2 ही वीडियो रहेगा, उसमें सब कवर हो जाएगा, पूरी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो देखिए ये बता रहे थे कि H = I²RT/4.2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो कैलोरी में, जूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैलोरी में, ठीक है। कैलोरी कहा जाता है, कैलोरी हम लोग कहते हैं, ताकि जो आम बोलचाल को, जैसे एज़मा, जैसे अस्थमा कहा जाता है, एज़मा, एज़मा कहेंगे तो समझ ही नहीं पाएंगे, अस्थमा, ठीक है। तो H = VIT/4.2 कैलोरी, और यहाँ पर H = V²/RT। अब देखिए हमने जानबूझ के 4.2 नीचे मल्टीप्लाई किया, उसको पहले लिखना चाहिए था, लेकिन इधर किया ताकि आपको ये पता चल पाए कि हम फार्मूला ये याद रखते हैं और 4.2 से हम डिवाइड कर देते हैं, इस वजह से ये कैलोरी में चेंज, मतलब 4.2 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो जूल कैलोरी में कन्वर्ट होता है, ठीक। 1 कैलोरी = 4.2 जूल, यानी कि कैलोरी बड़ी यूनिट हो गई। क्या मतलब, देखिए कैलोरी, उसके बाद जूल, फिर अर्ग, समझ में आया, कैलोरी फिर जूल फिर अर्ग, मतलब ये जो यूनिट होती है, ये यूनिट है हीट की, एनर्जी की, सबसे बड़ी कौन सी, कैलोरी, ठीक। सबसे बड़ी नहीं, मतलब इन तीनों में बड़ी कैलोरी, फिर जूल फिर अर्ग। आप इसको काजोल से याद रख सकते हैं, काजोल, काजोल, अर्ग अपने आप समझ में आ जाएगा, छोटी यूनिट है, ठीक। अब देखिए इसके बाद ये चीज़ हो गया न्यूमेरिकल, अभी हम बाद में देखते हैं। अब इसके बाद कुछ और चीज़ें हम बताने जा रहे हैं, अगला टॉपिक है, ठीक है। तो इसे आपने नोट कर ही लिया होगा, ये पिछले वीडियो में भी था, ठीक। अब देखिए देखिए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर की। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, तो डेफिनेशन देखिएगा। देखिए कभी कभी डेफिनेशन पूछ ली जाती है, तो इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन, द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज, ये K/A नोन एज, शॉर्ट में लिखा है K/A नोन एज इलेक्ट्रिक पावर, ठीक। तो देखिए हमने कई बार आपसे बताया, वर्क ही एनर्जी है, W और वर्क, सॉरी W का मतलब वर्क और एनर्जी दोनों की यूनिट सेम, जूल, ठीक। तो यहाँ से हमने आपसे बताया कि जो इलेक्ट्रिक पावर होती है उसको अगर हम P से डिनोट करें तो P = यहाँ पर देखिएगा, ये जो होगा वर्क अपान में टाइम, पावर = वर्क अपान टाइम या एनर्जी अपान टाइम, या इसी को हम लिखेंगे W/T, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल। देखिए जूल अपान सेकेंड, इसी को हम क्या बोल देते हैं, वाट, इसी को हम बोलते हैं वाट, नोट करिए। ये फार्मूला हो गया हमारे पास, वर्क अपान टाइम या एनर्जी कंज्यूम अपान पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर, नोट करिए। चलिए देखिए, अभी हमने आपको बताया पावर = एनर्जी अपान टाइम, एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर, ठीक। तो और हमने फार्मूला भी लिखा था, पावर = W/T, इसी को हम एनर्जी भी तो लिख सकते थे, ENERGY, एनर्जी अपान टाइम, वर्क ही एनर्जी है, यूनिट दोनों की सेम, जूल, ठीक। अब देखिए
अब हम आपको बताते हैं 1 वाट की डेफिनेशन क्या होती है। 1 वाट को बोर्ड में पूछा जाता है डेफिनेशन, 1 वाट इक्वल टू 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड पर सेकेंड इज कॉल्ड 1 वाट। मतलब 1 सेकेंड, देखिए 1 वाट का मतलब हो गया एनर्जी अपॉन टाइम। अगर इसको हम 1 जूल ले लें, इसको 1 सेकेंड ले लें, तो 1 सेकेंड में अगर 1 जूल एनर्जी कंज्यूम होती है तो पावर कितनी होगी 1 वाट। देखिए बहुत ध्यान से, ठीक। तो 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड पर सेकेंड इज कॉल्ड 1 वाट। बात समझ में आ गई? तो इसको नोट करिए। और अब देखिएगा, जैसे पावर इक्वल टू हमने ये कहा W/T। अच्छा, आपने एक चीज़ समझा होगा, इसके पहले जब हम एनर्जी ऑफ वर्क को लिखते थे तो हमने क्या लिखा था VIT। ये एक T पहले से, तो ये कट गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया V इंटू में I। ये हो गया पावर। पावर क्या हो गया VI। किस में हो गया? वाट में, ठीक। अच्छा, इसके बाद हम आपको बताते हैं कि जो पावर इक्वल टू एक तो हो गया VI, दूसरा पावर का I स्क्वायर R, वो भी T है, ऊपर नीचे T से कट जाएगा, I स्क्वायर R। तीसरा हो जाएगा V स्क्वायर बाई R। एक्चुअली में ये जो पावर के 3 फार्मूले हैं, ये आप बहुत अच्छी तरह से याद रखिएगा। ये करंट लिखा हुआ है, ये करंट लिखा हुआ है, इसको और कुछ मत समझिएगा। यानी कि P इक्वल टू VI I स्क्वायर R V स्क्वायर बाई R। यहाँ टाइम नहीं रहेगा, पावर में टाइम देखिए, टाइम नीचे है, टाइम ऊपर था, कट गया। यानी कि P इक्वल टू VI I स्क्वायर R V स्क्वायर बाई R। एक्चुअली जब आप सेकेंड ईयर में पहुँचेंगे तो हम आपको एक चीज़ बताएंगे। जब हम सेकेंड ईयर की वीडियो बनाएंगे, जब आप 12th में पहुंचेंगे तो हम आपको एक चीज़ बताएंगे कि ये जो है टोटल पावर निकालने के लिए यूज किया जाता है। जनरली आप किसी से निकाल सकते हैं, प्रोसेस लंबी हो जाएगी। ये यूज करिएगा जब आपको टोटल पावर आपको निकालना हो, तो ये वाला फार्मूला लगाइएगा। सीरीज में करंट सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, तो ये फार्मूला लगाइएगा, क्योंकि करंट को कांस्टेंट मान के हटा देंगे, काट देंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला आप लगाइएगा इन सीरीज़, आपका न्यूमेरिकल इजी हो जाएगा, जल्दी आंसर आ जाएगा। इन सीरीज और ये वाला लगाइएगा पैरेलल में, क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, हटा देंगे V को, ठीक है। ये पोटेंशियल है, तो ये लगाएंगे इन पैरेलल लगाएंगे। अब देखो, टोटल पावर सीरीज में, पैरेलल में। और एक चीज़ और हम आपको यहीं पर बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, आप अपने तक रखिएगा। ये चीज़ बल्ब में यूज होती है। जब कभी भी आप बल्ब का क्वेश्चन करेंगे तो P इक्वल टू ये नहीं लगाएंगे, सीधे ये लगा देंगे। बल्ब का दिमाग में आते ही V स्क्वायर बाई R आना चाहिए आपके दिमाग में। पावर इक्वल टू V स्क्वायर बाई R आपको दिया रहेगा। 100 वाट का एक बल्ब है, पावर दिया है, ठीक। 240 वोल्ट उस पर लिखा रहेगा। जब बल्ब डिज़ाइन होगा तो 240 वोल्ट और वाट दिया रहेगा। तो आप इसी फार्मूले से पहले उसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद ही कुछ करेंगे, क्योंकि उसमें P दिया रहेगा और वाट दिया रहेगा, रेजिस्टेंस नहीं दिया रहेगा, ठीक। अभी हम सवाल करके बताएंगे आपको, नोट करिए, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। देखिए, पावर के बारे में अभी हमने जो बताया, बातें किया पावर का, तो पावर की यूनिट तो वाट होती है, आपको पता है। तो 3 फार्मूले हमने आपको बताया था, P इक्वल टू VI और I स्क्वायर R और V स्क्वायर बाई R। और हमने ये भी बताया, अच्छा, इस तीनों की यूनिट पावर की सब किसके बराबर होगी? वाट की, ठीक है। तो ये कब लगाएंगे? जब टोटल पावर कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन में कहा जाएगा। ये कब लगाएंगे? जब सीरीज में दिया होगा सर्किट। और ये कब लगाएंगे? जब पैरेलल में दिया होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आप यहाँ पर समझ लीजिएगा, देखिए 1 हॉर्स पावर, इसको पूरा लिख दे, 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू कितने वाट? 746। पहले जब चीज़ें नहीं थी, उतना टेक्निकल नहीं थे हम लोग, तो जो घोड़े की शक्ति होती थी कि कितने घोड़े लग करके इस चीज़ को खींच रहे हैं, तो एक घोड़े की शक्ति लगभग नापी गई तो 746 वाट पाया गया। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। डायरेक्ट ऑप्शन में पूछ लेता है, हाई स्कूल में, हाई स्कूल के बोर्ड में डायरेक्टली पूछ लेता है। तो 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट, इसको नोट कर लीजिए, ठीक। अब आगे हम अगला टॉपिक आपको बताते हैं।
चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन बनता है। अभी हम आपको बहुत सारे मतलब 1-2 क्वेश्चन करवा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम इसका क्वेश्चन ईजिली कर पाएँ। बहुत ईजिली कर लेंगे आप सवाल, ठीक है, और आएगा, बहुत अच्छे मार्क्स आपके मिलने वाले हैं न्यूमेरिकल में, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल करवाते हैं। देखिए मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी 1 किलोवाट आवर, ये जो 1 किलोवाट आवर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन कभी कभी पूछी जाती है, व्हाट इज़ किलोवाट आवर या 1 किलोवाट आवर। तो देखिए इट इज़ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड, इलेक्ट्रिक एनर्जी की खपत हो रही है, कंज्यूम हो रहा है, कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी भी सर्किट में, जैसे होम अप्लायंस है, ड्यूरिंग 1 आवर, 1 घंटे में, व्हेन द इलेक्ट्रिक पावर ऑफ सर्किट इज 1 किलोवाट, 1 किलोवाट, ठीक है। अगर हम 1 किलोवाट की अगर हम पावर को 1 घंटे तक इस्तेमाल करेंगे, मतलब सर्किट की अगर पावर 1 किलोवाट है, अगर ये 1 घंटे तक एनर्जी कंज्यूम होती रही, उसको कहते हैं 1 किलोवाट। अच्छा 1 किलोवाट आवर ये बड़ी यूनिट होती है, ठीक है। अब देखिए 1 किलोवाट आवर को हम एक यूनिट कहते हैं। जो ये 1 किलोवाट आवर है इसे हम 1 यूनिट के नाम से जानते हैं, 1 यूनिट। और 1 यूनिट को ही हम 1 BTU कहते हैं, 1 BTU, यानी कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट इक्वल टू 1 BTU। इसका नाम होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। जो हमारे घर में मीटर लगे होते हैं, ठीक है, उसमें जो यूनिट होता है ट्रेड, जो व्यापारी, मतलब व्यापार ऐसा देखा बिजनेस के पर्पज से, जो हम एनर्जी का जो हम मानक मान करके जो हम पैसा देते हैं वो 1 यूनिट होती है, वही 1 किलोवाट आवर है, उसी को हम 1 BTU भी कहते हैं। सेम एक ही चीज़ है, 1 किलोवाट आवर, 1 BTU, 1 यूनिट, सब एक है। अच्छा अगर हम जूल में इसको 1 किलोवाट आवर, 1 यूनिट या 1 BTU को जूल में अगर हम कन्वर्ट करें तो कितना आता है, 3.6 × 10⁶ जूल। तो ये हम इसकी इक्वल टू ये इक्वल टू हम इसको यहीं पर बना दें कि ये 3.6 × 10⁶ जूल, ये एनर्जी होती है जूल में, यानी कि 1 यूनिट जो बिजली खर्च करते हैं। अभी हम बताते हैं कि 1 यूनिट आप कब मानेंगे कि खर्च हो गई है। जैसे 100 वाट का आपका बल्ब है, वो कितने घंटे तक जल जाए, ठीक, कि 1 यूनिट हो जाए। तो 1 किलोवाट आवर करना, तो 100 वाट को पहले हम किलोवाट में बना लेंगे और 1 घंटे तक जला देंगे, यानी कि 100/1000 करने के बाद 1 मतलब कितना हो गया, 0.1। अब 0.1 वाट हो गया ये, ठीक, 1 घंटे तक जला देंगे। तो अभी हम वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करते हैं, पहले इसको नोट करिए। कुल मिला के इसमें इतना समझना, 1 किलोवाट आवर ही 1 यूनिट होती है, मतलब 1 यूनिट अपनी बिजली खर्च की तो कितने किया, 1 किलोवाट आवर की बिजली खर्च हुई, ठीक है, नोट करिए। चलिए जैसे 1 किलोवाट आवर अभी हमने आपको बताया कि 1 किलोवाट आवर, तो इसको कैसे 3.6 × 10⁶ जूल कैसे हो गया, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। तो देखिए जैसे 1 किलोवाट आवर, अच्छा 1 किलोवाट, किलो को हमने बताया था। देखिए आपको एक चीज़ समझा दे रहे हैं, ये जो किलो होता है, किलो एक नंबर है, किलोग्राम की बात नहीं कर रहे हैं, किलो एक नंबर है जिसका मतलब होता है 1000, ठीक। दर्जन एक नंबर है जिसका मतलब होता है 12। वैसे ही एवोगैड्रो नंबर है जिसका मतलब होता है कितना, 6.022 × 10⁻23, ये एक नंबर, बहुत बड़ी संख्या है, ठीक है। तो ये किलो एक नंबर होता है, ठीक। तो किलो का मतलब होता है 1000, यानी कि 10⁻3, किलोग्राम नहीं कर रहे हैं, किलो, ठीक है। अब देखिए 1 किलोवाट आवर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 वाट आवर, ठीक है। अच्छा 1000 लिखा हुआ है वाट, और आवर को हम जरा सेकंड में कन्वर्ट करें तो 3600 सेकंड हो जाएगा। देखिए 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 × 60 कर देंगे तो ये हो जाएगा 60 × 60 सेकंड, ठीक। तो ये हो गया 1000 × 36, ठीक, ये वाट इंटू सेकंड हो गया, वाट इधर और ये सेकंड इधर, तो वाट सेकंड हो गया। तो अभी हम न्यूमेरिकल वैल्यू देख रहे हैं, यूनिट छोड़िए, इसकी वैल्यू आगे कितना, वाट सेकंड क्या हो जाएगा आपका, अभी जूल बन जाएगा। तो यहाँ से देखिए इसका जब हमने मल्टीप्लाई किया, 1 2 3 4 1 5 0, 3 ये 2 ये,
तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अगर इसको हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। जब आप आगे चलेंगे, पढ़ेंगे 11th में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड और ये सारी चीज़ें, तो आपको समझ में आएगा यहाँ पॉइंट लगाना बड़ा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये जो करेक्ट ये माना जाएगा। अच्छा, पॉइंट लगा रहे हैं तो हम ये सारी वैल्यू घटा दे रहे हैं तो पावर बढ़ जाएगी। जब हम इसको घटाते हैं तो ये पावर बढ़ती है, जब हम यहाँ बढ़ाते हैं तो पावर घटती है, ठीक। तो ये प्लस में है तो पावर कैसे बढ़ेगी? 10⁶। और ये क्या होता है? वाट सेकेंड जूल। ये क्या बन गया? जूल। तो यानी कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू, ये कभी कभी पूछ भी लिया जाता है कि आप बताइए 1 किलोवाट आवर कैसे 3.6 × 10⁶ जूल हुआ 2 नंबर में, ठीक। इसे ज़रा आप नोट करिए, यहाँ पर वाट सेकेंड हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसको नोट करिए ज़रा। देखिए जो वाट सेकेंड लिखा है ये जूल कैसे हुआ आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर ज़रा यूनिट समझ लीजिए कि जैसे ये जो वाट है, वाट का मतलब ही होता है जूल पर सेकेंड, और 1 सेकेंड यहाँ पहले से था तो कट गया। वाट का मतलब जूल पर सेकेंड अभी हमने बताया है, तो ये केवल जूल जूल बचा। तो वाट को अगर हम यहाँ नीचे लिख दें जूल पर सेकेंड इंटू में ये जो सेकेंड है तो कटेगा तो जूल ही तो बचेगा। समझ में बात आ रही है? तो यूनिट ऐसे आप देख लीजिए, नोट करिए इसे। क्या कर दिया? चलिए देखिए। अच्छा, जो अभी हमने आपको बताया था किलोवाट आवर, उस पर कैसे क्वेश्चन करेंगे हम आपको बहुत अच्छी टेक्निक बताते हैं। फिलहाल ये जो क्वेश्चन है यूपी बोर्ड में आया हुआ है, तो इसको ज़रा देखिएगा। इन ए हाउस 2 बल्ब्स, यहाँ पर देखिए 2 बल्ब्स की बात कही जा रही है। देखिए इन ए हाउस, यहाँ पर 2 बल्ब की बात कही जा रही है। इन ए हाउस 2 बल्ब्स ऑफ 100 वाट। कितने वाट का है? 100 वाट का, मतलब ईच 100 वाट का है। एक बल्ब 100 वाट का, ठीक, दो बल्ब है। ईच ग्लोज फॉर 5 आवर, मतलब 5 घंटे के लिए जलाया जाता है पर डे, एक दिन में। एक दिन चलता है तो 5 घंटे के लिए एक बल्ब, दोनों को चलाया जाता है, 2 बल्ब 5 घंटे के लिए। देन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन यूनिट। आपको यूनिट बताना है, आपको क्या बताना है? इलेक्ट्रिक एनर्जी यूनिट में बताना है, ठीक है। तो यूनिट का मतलब किलोवाट आवर। अगर 1 किलोवाट आवर है तो 1 यूनिट, 2 किलोवाट आवर है तो 2 यूनिट, ऐसे करके आपको किलोवाट आवर निकाल लीजिए तो यूनिट पता चल जाएगी। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 मंथ, अब पहले तो 1 दिन का निकालिए तो 30 दिन का निकल जाएगा। अच्छा, 1 मंथ जब भी आप कहेंगे तो 30 डेज मानेंगे न्यूमेरिकल में, 31 नहीं, ना 29 ना 28, ये सब लफड़ा नहीं, ठीक। 1 मंथ मतलब 30 दिन, काम खत्म। आप लिख भी देंगे वहाँ पर, मेंशन कर देंगे 1 मंथ इक्वल टू 30 डेज। ये नहीं फालतू में कि 31 माने कि 29 माने, ऐसा कुछ नहीं। तो 1 मंथ यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये 30 डेज हम लोग इसको कंसीडर करेंगे। अब देखिए, सबसे आसान तरीका इस क्वेश्चन को लगाने का है कि आप पहले वाट को किलोवाट में बना लीजिए और घंटे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, काम खत्म। तो एक दिन के लिए फॉर 1 डेज हम आंसर लिख रहे हैं, फॉर 1 डे, फॉर 1 डे। एक दिन के लिए हम कैसे, एक दिन की यूनिट पहले निकालते हैं। तो एक दिन की यूनिट कैसे निकालेंगे? तो एक दिन में 5 घंटे चलाए जाते हैं। अच्छा, अभी हम आपको डिटेल में समझाएं, आप समझ जाएंगे कैसे करना है। तो इसमें हमने 2 चीज़ें फाइंड की, मतलब 2 चीज़ें हमको पता है। एक तो जो टाइम है, जो हमारे पास टाइम दिया हुआ एक दिन में, वो 5 आवर है, ठीक है। टाइम 5 आवर दिया हुआ है। अच्छा, एक बल्ब 100 वाट का है, तो बल्ब जो है हमारे पास, जो हमारे पास बल्ब दिया हुआ है वो 100 वाट का एक बल्ब। तो 2 बल्ब 200 वाट का हो गया, चाहिए यहीं लिख लीजिए। तो 2 बल्ब हमारे पास 2 वाट, तो खैर छोड़िए, अभी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काम खत्म। तो देखिए, आपको हम बता रहे हैं ना कि सबसे अच्छा तरीका लिखिएगा, पहले देखिए वाट को किलोवाट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो जब वाट को किलोवाट में बनाया जाता है, ठीक है, तो आप 1000 से डिवाइड करते हैं, ठीक। जब मीटर को किलोमीटर में बनाया जाता है तो 1000 से डिवाइड करते हैं। वाट को किलोवाट में बनाया गया तो आप 1000 से डिवाइड करेंगे। तो कितने वाट का था? एक बल्ब 100 वाट का, डिवाइड किया हमने 1000 से,
ये कितना हो गया 0.1 किलोवाट, एक बल्ब का किलोवाट। जो ये एक बल्ब था वो 0.1 किलोवाट का था, तो दो बल्ब 0.2 किलोवाट के हो गए। तो यानी कि अगर हम थोड़ा यहाँ देखिए 2 × 0.1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0.2 किलोवाट के दो बल्ब थे जो एक दिन में खर्च हो रहे थे कितने 5 घंटे तक। तो किलोवाट आवर में हमको क्या करना, किलोवाट निकल गया, किलोवाट हमने यहाँ पर किलोवाट निकाला। अब घंटे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोवाट आवर आ जाएगा। तो यानी कि अगर हमको किलोवाट आवर निकालना है तो यहाँ पर क्या करेंगे 0.2 × 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 किलोवाट आवर। अच्छा 1 किलोवाट आवर ही तो यूनिट होती है, तो 1 किलोवाट आवर मतलब 1 यूनिट, 2 किलोवाट आवर मतलब 2 यूनिट। तो यानी कि एक दिन में 1 यूनिट बिजली का खर्चा है। इसको हम 1 किलोवाट आवर को हम 1 यूनिट भी तो कह सकते हैं, यानी कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट। अच्छा तो एक दिन में 1 यूनिट, तो 30 डेज में कितना हो गया 30 × 1 इक्वल टू 30 यूनिट। देखिए आंसर आ गया, यूनिट ही तो निकालना था एक मंथ में। अब आपको हम तरीका बताते हैं। जैसे 200 वाट का मान लो बल्ब दिया है, 2 घंटे तक जलाया गया, तो 200 वाट बटे 1000 कर देंगे 0.2 किलोवाट, 2 घंटे में 0.4 यूनिट। सीधे सीधे मल्टीप्लाई करते ही आवर का यूनिट आ जाती है। मतलब किलोवाट को हम बनाएंगे, वाट दिया होगा किलोवाट में बनाएंगे, किलोवाट दिया तो खत्म ही बात। वाट दिया है तो 1000 से डिवाइड करके आवर से मल्टीप्लाई कर दिए, काम खत्म, यूनिट बन गई। देखो कैसे, इसको तो नोट कर लेंगे, पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए हम आपको सबसे सिंपल तरीका बताते हैं, ये लफड़े से बचने के लिए कोई 3-5 नहीं करना है। देखिए आपको बताते हैं बहुत साधारण तरीका। आपको वाट गिवन, जैसे आपको वाट गिवन हो तुरंत इसको आप किलोवाट में बना लीजिए। कैसे, वाट में 1000 से डिवाइड करके, और जो घंटा दिया हो मल्टीप्लाई कर दीजिए, यूनिट आ जाएंगे सीधे सीधे। और जो घंटा दिया हो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बन जाएगा किलोवाट आवर, और इसी को हम कहेंगे यूनिट। अगर ये 1 है, 1 यूनिट, 2 है, 2 n है, n यूनिट। अगर हमें n है तो यहाँ पर, अरे ये n मतलब आप कुछ और समझ लेंगे, अल्फ़ाबेट ही चल ही रहा है। तो भैया ऐसा करिए ना, बहुत ज़्यादा आपको तामझाम नहीं। देखिए जैसे हम एग्ज़ाम्पल देते हैं, जैसे मान लो 500 वाट का क्या है, फ़ैन है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 500 वाट का इलेक्ट्रिक प्रेस है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक प्रेस है 500 वाट का, तो इस अगर ये 2 घंटे तक चलाएगा तो यूनिट बताइए। कुछ नहीं करना है, घंटे से मल्टीप्लाई ऑलरेडी है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 500 दूना 2 से गए 1 यूनिट, सीधे सीधे आ गया 1 यूनिट। कितना आसान है। एक और क्वेश्चन, जैसे 1000 वाट का रेफ्रिजरेटर है, एक दिन में चलता है 10 घंटे गर्मियों में, यूनिट बताइए। कुछ नहीं करना है, घंटे से मल्टीप्लाई किया, 1000 डिवाइड किया, 10, यही आ गया हमारे पास यूनिट, यानी कि 10 यूनिट बिजली खर्च करेगा। और अगर मान लो, देखिए कट गया, 10 किलोवाट आवर मतलब 10 यूनिट। अगर मान लो 1 यूनिट का खर्चा 5 रुपये है तो 10 यूनिट का खर्चा पूछेंगे, एक दिन में 50 रुपये, तो एक महीने में 30 का और मल्टीप्लाई कर दीजिए। कुल मिला के मल्टीप्लाई ही करते चले जाना है। बात समझ में आई, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन है, इन ए हाउस 4 ट्यूबलाइट, कितनी ट्यूबलाइट है, 4 ट्यूबलाइट, 4 ट्यूबलाइट ऑफ 50 वाट ईच। एक ट्यूबलाइट का जो पावर है वो कितना है, 50 वाट दिया हुआ है। एंड 3 फैंस, और 3 पंखे हैं 100 वाट के हैं ईच, आर यूज्ड 10 आवर, कितने घंटे, 10 घंटे डेली। फाइंड टोटल यूनिट इन 1 डे। तो एक दिन में कितनी यूनिट का टोटल यूनिट कंज्यूम्ड है, एक्चुअली कितने यूनिट का खर्चा है एक दिन में। अब देखिए हमने आपसे बताया था पहले जो भी वाट हो
उसको किलोवाट में बनाइए। तो इसमें 50 में 1000 का डिवाइड कर देंगे, किलोवाट बन गया। और 4 1 का 50 तो 4 का 4 से गुणा कर दीजिए। तो कुल मिला के टोटल यूनिट अगर हमको निकालना है तो देखिए हमारे पास, देखिए टोटल यूनिट इन 1 डे, टोटल यूनिट इन 1 डे, 1 डे हम कैसे निकाल पाएंगे? तो हम सीधे सीधे लिख देते हैं ना, 4 ट्यूबलाइट है, एक ट्यूबलाइट है कितने वाट की? 50 वाट की। तो 50 वाट में जो 4 ट्यूबलाइट था 1000 का डिवाइड करेंगे 50 में तो किलोवाट बन गया। मेरी बात समझिए, देखिए ट्यूबलाइट की बात करें, पहले हमने कहा कि 50 वाट की एक ट्यूबलाइट है, इसको हमने 1000 से डिवाइड किया तो किलोवाट बन गया। और कितनी ऐसी ट्यूबलाइट थी? 4 प्लस करते चले जाइए जो भी दिया हो। 3 फैन है, एक कितने का? 100 वाट का। तो 100 वाट का एक फ़ैन है, तो इसको भी हमने 1000 से डिवाइड किया, किलोवाट बन गया। तो कितने फ़ैन है? 3 फैन, 3 फैन हो गए। अब देखिएगा यूज्ड 10 आवर डेली। अच्छा ये सब, ये भी 10 घंटे और ये भी 10 घंटे यूज होते हैं। तो अगर हमको खाली इसकी यूनिट निकालनी होती तो इसमें हम 10 घंटे का मल्टीप्लाई करते, तो इसकी भी तो निकालनी, इसमें भी 10 घंटे का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ओवरऑल हमने क्या किया? 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारे पास टोटल यूनिट एक दिन की निकल के आ गई। कितना हुआ? देखिए ये 0 से गया पॉइंट, यहाँ पर कितना बचा? 5, ये कट गया, 20 नीचे आ गया, 1/20। अच्छा उसको छोड़िए, अगर हमने ये कहा होता कि ये 0 से 0 कटा है, ये 4 से जब इसको काट देते तो 25 आ जाता, 25 1/5 हो गया। और 10 से मल्टीप्लाई कर देते तो 2 आ जाता, 5 दूना 10, तो कितना आ गया? देखिए कुल मिला जुला करके इधर आ गया 2 प्लस। अच्छा इसको देखिए 100 से ये कट गया, नीचे 10 आ गया, और 10 से मल्टीप्लाई का गया 3 आ गया, तो ये आ गया 3, मतलब टोटल 5 यूनिट। क्या आपको समझ में नहीं आया? 5 यूनिट। अगर इतना सब चलाएंगे तो एक दिन में 5 यूनिट का खर्च होगा। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में कहा होता कि 1 यूनिट की कीमत 10 रुपये है, तो एक दिन का खर्चा बताइए। तो एक दिन का खर्चा अगर 10 रुपये है फॉर 1 यूनिट, तो टोटल रुपया एक दिन में कितना खर्च हो जाएगा? तो 5 यूनिट इंटू 10 इक्वल टू 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ का खर्चा है एक दिन का। इसी तरह अगर मंथ का पूछेगा 30 से मल्टीप्लाई कर दिए। कुल मिला जुला करके वाट को किलोवाट में बनाना है, और जितने चीज़ें अप्लायंस से उतना मल्टीप्लाई करके, और जितने घंटे चले हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यूज 10 आवर डेली, तो 10 आवर में ट्यूबलाइट भी तो जलेगी, 10 आवर में हमारा फ़ैन भी तो चलेगा। तो फ़ैन अगर ये ना होता तो फ़ैन अकेले 10 ही घंटे चलता, तब भी अपना यूनिट खर्च करता। ट्यूबलाइट हो तो अपनी यूनिट खर्च करी, तो 10 से मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है। हमें मालूम है आप कहाँ कन्फ्यूज हो रहा है। ये अलग अलग भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया, नोट करिए। चलिए देखिए कुछ बात कर लेते हैं, जैसे कुछ अप्लायंस होते हैं, जैसे फ्यूज वगैरह की बात करते हैं, तो ये कभी कभी पूछ लेता है कि कैसे बने हुए हैं। जैसे बल्ब होता है, आप जानते हैं बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसमें मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो उसका वो किसका बना होता है? टंगस्टन का। एक्चुअली में टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत हाई होता है, वेरी हाई होता है, इसलिए जलता रहता है, पिघलता नहीं है। लेकिन उसका ऑक्सीडेशन बचाने के लिए, उसको और उसकी इफ़िशियंसी बढ़ाने के लिए उसका हवा हटा करके उसमें इनर्ट एटमॉस्फेयर, इनर्ट गैस भर देते हैं, और इनर्ट गैस में या तो नाइट्रोजन लेते हैं या आर्गन लेते हैं या दोनों का मिक्सचर ले लेते हैं, ताकि उसका ऑक्सीडेशन ना हो और वो लंबे समय तक चलता भी रहे, उसकी इफ़िशियंसी इंक्रीज हो जाए। ठीक, तो ये फिलामेंट की बात हुई बल्ब की। दूसरा इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है, वो जो वायर होता है, कॉइल होता है, वो नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम के नाम से समझ में आ रहा है निकिल और क्रोमियम, तो ये एलॉय होता है जो कि निकिल और क्रोमियम, ये Cr हमने लिखा है, क्रोमियम लिखा है, तो निकिल क्रोमियम का एलॉय होता है। ये 2 मेटल होते हैं, जब हम 2 मेटल को मिलाते मिक्स कर देते हैं तो उसको हम एलॉय बोलते हैं। मेटल को मिलाने पर एलॉय बनता है। ठीक, अब देखिए इलेक्ट्रिक प्रेस, ये भी नाइक्रोम का बना होता है,
माइका वगैरह की सीट होती है, उस कवर्ड होता है, ठीक है, ऐसे करके। अब देखिए जो फ्यूज होता है, फ्यूज जो होता है, जो फ्यूज वायर जो हम जोड़ते हैं, फ्यूज उखाड़ते हैं, 2 तार ऐसे लगाते हैं, तो जो क्ले होता है, यहाँ पर वो माइका क्ले होता है, जो पत्थर होता है उसको माइका क्ले कहते हैं। उसमें 2 पिन होते हैं, उसके बीच में तार स्ट्रेच्ड खींचा होता है। और वो किसका बना होता है तार? वो लेड और टिन की एलॉय का बना होता है। देखिए लेड एक मेटल है, टिन एक मेटल है, दोनों के एलॉय होता है फ्यूज वायर। तो फ्यूज वायर क्या है? एलॉय है लेड और टिन का। कभी कभी पूछ लेते हैं, हायर क्लासों में भी पूछ लिया जाता है, कंपटीशन में भी, नीट वगैरह में पूछ लेते हैं। अब देखिए स्ट्रेटेंड बाई 2 टर्मिनल्स ऑफ माइका क्ले, 2 टर्मिनल ऐसे तिरछा माइका क्ले में लगा देते हैं, तो ये फ्यूज वायर है। एलॉय कनेक्टेड इन लाइव वायर। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा फ्यूज को लाइव जिंदा तार रेड वाले वायर के बीच में सीरीज में जोड़ा जाता है। रेड लाइव वायर में कनेक्ट करते हैं और किस में करते हैं? सीरीज में। हमेशा फ्यूज को सीरीज में जोड़ा जाता है। सीरीज पैरेलल क्या है? जैसे हमारे घर की जो वायरिंग होती है पैरेलल में होती है, ठीक है, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, ठीक है। सीरीज में अगर जोड़ देते, जैसे झालर जुड़ी होती है, तो एक बल्ब फ्यूज हुआ, सारे घर की लाइट चली गई। पैरेलल में एक अप्लायंस खराब हो गया तो भी घर की लाइट वैसे ही जल रही है, सेम पोटेंशियल मिल रहा है, वोल्टेज सेम मिल रहा है। तो घर की वो जो वायरिंग होती है पैरेलल में की जाती है। देखिए हाउस होल्ड सर्किट के बारे में आजकल जो बोर्ड में ये सब पूछे नहीं जाते हैं, बहुत कम पूछे जाते हैं। तो जो थ्योरी का पोर्शन था वो आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको कुछ अच्छे न्यूमेरिकल करवा देते हैं, कुछ न्यूमेरिकल जो कि बोर्ड में आते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, और कुछ उससे आपका फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। तो बोर्ड में पूछे जाने वाले तो कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है, 5, 7, 10 न्यूमेरिकल तक देख लेते हैं, वो आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसी के बेसिस पर आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल आप लगा पाएंगे, ठीक है, तो नोट कर लीजिए। चलिए अब आपको कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल हम करवा देते हैं। जैसे पहला न्यूमेरिकल अक्सर पूछा जाता है बोर्ड में, कहते हैं कि करंट बताइए। तो ये देखिए इसको तमाम ऐसे करके बैटरी बना दे, प्लस माइनस प्लेटें बना देते हैं। तो चाहे तो आप ऐसा बनाइए या ऐसा बनाइए, बात एक ही है, ठीक है। तो हमेशा प्लस से करंट हम निकालेंगे, ठीक, इलेक्ट्रॉन प्लस पर आएंगे, करंट यहाँ से निकलेगी। 9 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है, ये एक रजिस्टेंस है 3 ओम का, एक ये 6 ओम का, और एक यहाँ पर लगा हुआ है 1 ओम का। तो देखिए कभी भी जब आपको करंट निकालना हो तो पहले आप रेजिस्टेंस को टोटल कर लीजिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए पैरेलल का पैरेलल के हिसाब से, और ये जो पैरेलल का आप कनेक्ट करेंगे सीरीज में जोड़ देंगे डायरेक्टली, तो नेट रेजिस्टेंस निकल जाएगा। तो देखिए पैरेलल का निकालने का कल हमने तरीका बताया था। देखिए वैसे तो आप जो मेथड यूज करते हैं वो आप ऐसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 6 LCM ले लेंगे और 3 दूनाए 6, यहाँ से देखिए, और प्लस 1/6, फिर ये 1/r = 3/6, तो r = 6/3 मतलब 2, ठीक। तो उसी तरह से हमने आपको बताया था कि आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। जब आपको करंट निकालना है तो इसको दिखाना तो है नहीं, तो आप क्या करेंगे, ये जब 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हों तो उनको पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर उनको क्या करिए, ऐड कर दीजिए और उससे डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए 6 त्रिक 18, 6 3 9 दूनी 18, मतलब इसका जो रिजल्ट आया वो 2 आया। तो 2 ओम इसका जो पूरा रिजल्ट है वो एक्चुअली 2 ओम आ गया। अच्छा, ये एक रेजिस्टेंस बन गया और उसके साथ ये सीरीज में है, तो टोटल 2 और एक क्या हो गया, 3 ओम हो गया, ठीक है। तो नेट रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया 3 ओम का। अच्छा, ओम्स ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी, V = IR, तो यानी कि I = V/R। तो V कितना है, 9, R कितना निकाला, 3, तो 3 त्रिक का, यानी कि 3 एम्पियर की हमारे पास करंट आ गई। नोट करिए। देखिए एक ये क्वेश्चन है, इसमें एक्चुअली 3 क्वेश्चन है। ये जो लिखा हुआ है इसमें 3 क्वेश्चन है। क्या क्या लिखा हुआ है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एज 40 वाट, इट इज कनेक्टेड विथ 200 वोल्ट, कैलकुलेट। मतलब सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि जो बल्ब है उसका जो वाट है, पावर दिया हुआ बल्ब का, ये इससे लिख दे रहा है, पावर जो दिया हुआ बल्ब का, देखिएगा जो ये पावर दिया हुआ है, जो पावर दिया हुआ वो 40 वाट है और किससे कनेक्टेड, 200 वोल्ट मीटर, मतलब मेन सप्लाई से। तो वोल्टेज कितना आ गया, 200 वोल्ट। अच्छा, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। अच्छा, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब आप निकालने से पहले थोड़ा करंट पर ध्यान दें, करंट ऑफ बल्ब कैसे निकालेंगे, ठीक है। हमने कहा था कभी भी बल्ब का जो क्वेश्चन आएगा V²/R कर देंगे, उससे आ जाएगा। लेकिन जब आप टोटल की बात करें, यहाँ पर करंट निकालना है, तो अगर आप P और V दिया हुआ है, P = VI, अगर करंट की बात करें तो
P और V दिया हुआ है, तो I यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं P/V। कोई ज़रूरी नहीं कि सीरियल से आप कैलकुलेट करें, जो पहले आ जाए उसको कर लीजिए, जो पहले निकल रहा हो। तो यहाँ पर पावर कितना है, पावर है 40 वाट और वोल्ट कितना है 200 वोल्ट। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 × 5 = 20, 1/5 यानी कि पॉइंट लगाया 2.2, यानी कि ये आ गया 0.2 एम्पियर की करंट आ गई। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन देखते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। तो रेजिस्टेंस ऑफ जो बल्ब होगा वो कैसे होगा, तो देखिए हमने आपसे बताया था R = V²/R। ये रेजिस्टेंस, हमने कहा था बल्ब के केस में पावर = V²/R आप लगा देंगे। तो पावर कितना दिया हुआ है 40, V की वैल्यू कितनी दी है 200, अब R निकाल लेंगे। तो यहाँ से अगर आप ये देखें कि R हमको निकालना है तो V²/P कर देंगे। ठीक, अच्छा एक चीज़ बताइए, अगर हम इतना बड़ा ना करना चाहें तो हमको इससे भी तो निकल जाना चाहिए। किससे, देखिए जो ओम्स ने बताया था V = I × R, क्योंकि हमको I पता चल गया है, तो हम यहाँ से रेजिस्टेंस निकालेंगे R = V/I। तो कितना हो जाएगा, हमारे पास वोल्टेज कितना है 200, ठीक है, और I कितना निकाल के लाए हैं 0.2, यानी कि एक 0 पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 ऊपर बढ़ेगा, 2000 काटेंगे 1000, यानी कि 1000 ओम रेजिस्टेंस आ गया। अब देखिए तीसरी बात कर रहा है हीट प्रोड्यूस्ड इन बल्ब पर मिनट, यानी कि अगर हम जूल में निकालेंगे तो हमको सेकंड में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। ऐसा सिस्टम में, मतलब MKS सिस्टम में, MKSA सिस्टम में हम सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं और करना भी चाहिए। ठीक है, तो देखिए हीट प्रोड्यूस्ड इन बल्ब पर मिनट, यानी कि 60 सेकेंड में हमको बताना है, 60 सेकेंड में हमको ये चीज़ बताना है। तो देखिए हीट प्रोड्यूस्ड, हमने कहा था कि अगर हमको करंट पता है, सीरीज में करंट कांस्टेंट रहती है, तो हमको करंट पता है तो हम सीधे सीधे ये वाला फार्मूला लगा दें। अगर टाइम भी पता, रेजिस्टेंस भी पता चल गया और करंट भी पता है, तो यहाँ से I की वैल्यू कितनी है 0.2 का स्क्वायर करेंगे। रेजिस्टेंस कितना आ गया था 1000 और टाइम कितना दिया 1 मिनट, यानी कि 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में लगाएंगे तो ये जूल में आ जाएगा ना एक्चुअली में। ठीक, अब देखो यहाँ से 0.2 यानी कि 0.04 ये हो गया, इंटू में 1000 और इंटू में 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिए 2 0 से ये ख़त्म हो गया, 4 बचा, 10 40 और 60। अगर हम बात करें मल्टीप्लाई की तो 40 और 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा इतने जूल, या इसी को हम कर सकते हैं 2.54 किलो जूल। जैसे भी आंसर दिया हो आप नोट कर लीजिए। ठीक, नोट करिए। चलिए एक ये क्वेश्चन है, काफ़ी यूपी बोर्ड में भी पूछा जाता है, CBSE में भी, ISC बोर्ड में भी, ICSE बोर्ड में भी काफ़ी पूछा गया है। तो देखिए कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ 25 वाट बल्ब दैट कैन बी लाइटेड साइमल्टेनियसली इन सर्किट ऑफ फ्यूज रेटेड। देखिए फ्यूज, जो सर्किट का फ्यूज है, मेन लाइन में जो लाइव वायर में जो हमने फ्यूज का वायर लगाया है उसके बारे में बताया गया है कि वो जो फ्यूज का वायर है, ये जो फ्यूज का वायर है ये क्या काम कर, मतलब ये कितने लोड को सर्किट को उठा सकता है। तो ये 250 वोल्ट और 5 एम्पियर का है। ठीक है, तो ये 250 वोल्ट और 5 एम्पियर रेटेड है। तो जो ये मैक्सिमम लोड सर्किट पर है, यानी कि मैक्सिमम लोड, जो मैक्सिमम लोड है, मैक्सिमम लोड ऑन सर्किट, तो मैक्सिमम लोड सर्किट पर वो कितना है, वो है P = V इंटू में I। कितने वाट का लोड है, तो मैक्सिमम लोड ऑन सर्किट इक्वल टू इम्प्लाइज दैट P = VI, यानी कि P = VI, और ये जो V की वैल्यू थी वो 250 और I की वैल्यू 5। ठीक, वोल्ट इंटू एम्पियर वाट बन गया। ठीक है, तो ये कितने का लोड है, 5 × 25 25, 5 × 2 = 10 और 2 12। ठीक, 25 × 25 = 125।
ये इतने वाट का मैक्सिमम लोड सर्किट पर है, क्योंकि इतने वाट का फ्यूज लगा हुआ है। ये या ऐसे कहें कि ये जो फ्यूज लगा हुआ है सर्किट, इतना लोड ये सहन कर सकती है। और एक बल्ब का वाट कहाँ दिया हुआ है, ये 25 वाट। तो जब एक बल्ब का वाटेज 25 है, मैक्सिमम लोड सर्किट पर इतना है, तो जब हम डिवाइड कर देंगे तो वाट से वाट कट जाएगा तो एक नंबर मिलेगा, तो उतने बल्ब हम लोग लगा सकते हैं। कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ 25 वाट बल्ब दैट कैन बी लाइटेड। हम इस फ्यूज पर कितने वाट का मतलब कितने बल्ब लगा सकते हैं, 25 वाट के। तो हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ बल्ब। एन क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ बल्ब है। एन क्या है, नंबर ऑफ बल्ब। तो नंबर ऑफ बल्ब क्या हो जाएगा, तो ये जो सर्किट का लोड है वो कितना है भैया, वो है देखिए 1250 और एक बल्ब का लोड कितना है 25। तो इसको जब काटेंगे तो देखिए 25 पच्चे 125 50 यानी कि 50 बल्ब, यानी कि 50 बल्ब हम, एक नंबर आ गया ना, वाट से वाट कट गया होगा, ऊपर नीचे एक नंबर मिला, यूनिट ख़त्म, नंबर मिल गया। तो 25 वाट के 50 बल्ब लगा सकते हैं। अगर ये 50 वाट होता, 50 से डिवाइड करते 25 आता, 25 बल्ब लगा सकते हैं। कुल मिला के आपको जब फ्यूज की रेटिंग दी हो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो बल्ब का वाट हो उससे डिवाइड कर दीजिए, तो आपको नंबर ऑफ बल्ब मिल जाएंगे। ठीक है, नोट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करने जा रहे हैं आपसे कि द पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड ऑफ द वायर इज 1.5 वोल्ट। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये दिया हुआ है हमको, किसी भी दो वायर के बीच में यहाँ पर हमको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है कितने का, 1.5 वोल्ट का। ठीक, ड्यू टू द फ्लोइंग ऑफ करंट थ्रू इट, इसके बीच में कह रहा है करंट फ्लो हो रहा है, फ्लो थ्रू इट 15 जूल ऑफ हीट, मतलब 15 जूल एनर्जी जनरेट, मतलब हीट निकल रही है। तो इसके बीच में कितने की हीट निकल रही है, 15 जूल की हीट निकल रही है। ठीक, जनरेटेड ड्यूरिंग 20 सेकेंड, कितने टाइम में, अगर वो टाइम की बात करें तो 20 सेकेंड की ये बात कर रहा है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ करंट, इस करंट को बताइए कि कितना होगा, मतलब इस वायर में ये कितनी करंट जा रही है कि अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 हो तो 15 जूल की हीट 20 सेकेंड में निकले। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सीधा सा फार्मूला, सीरीज में करंट कांस्टेंट हमने बताया था, सीरीज में H = I² RT लगा देंगे। ठीक है, तो एक ही फार्मूला हमने बताया है, H = I² RT। H की वैल्यू दिया हुआ है 15 जूल, तो यहाँ लगा दीजिए 15 = I की वैल्यू पूछा है हमसे, इंटू में R की वैल्यू दिया होगा, नहीं दिया, R की वैल्यू नहीं दिया, ओहो हो, R की वैल्यू तो दिया ही नहीं है। तो V बराबर IR, यहाँ से I² R, तो यानी कि V = 15 जूल हो गया, I² R। R कहाँ है भैया, अगर R नहीं है तो कैसे निकालेंगे R, तो R = V/I। अच्छा I ही तो निकालना है, तो ये R निकालना V/I, तो यानी कि ऐसा कर देते हैं, तो R तो दिया नहीं है। एक सेकंड क्वेश्चन ज़रा देख लें कि R दिया है कि नहीं दिया है। नहीं, तो R तो इसमें दिया नहीं है, तो ये फार्मूला तो नहीं लगेगा। जब ये फार्मूला नहीं लगेगा तो क्या, कौन सा, मान लिया R दिया होता तो लगा देते इजली, लेकिन हमको ये नहीं दिया, हमको V दिया हुआ है। तो यहाँ से मान लो एक दो अननोन हो जाएंगे, R भी नहीं, I भी नहीं पता, तो लगा नहीं पाएंगे। तो हमको एक फार्मूला पता होगा, VI × में T। अच्छा ये कितना सिंपल सा फार्मूला, पहला फार्मूला टोटल हीट निकालने का, हीट कितना है 15 जूल। अच्छा V की वैल्यू कितनी दी है 1.5, करंट निकालना है। अच्छा टाइम दिया हुआ है, टाइम का 20 सेकेंड, देखिए कितनी ईजिली लग गया। ठीक, तो यहाँ से अगर हम इसको I कैलकुलेट करना चाहें तो 0 से पॉइंट गया, 15 दूनी 30 डिवाइड हो गया, यानी कि I = 15/30 मतलब 0.5 एम्पियर की करंट, 15 दूनी 30, 1/2 0.5 एम्पियर की करंट ये हो गई। इसको नोट करिए, कुछ सर्किट हम बता देते हैं आपको, जैसे सर्किट काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इसको पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा और हम आपको सर्किट बताते हैं।
देखिए, अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर आपको रो की वैल्यू दी गई हो तो रेजिस्टेंस अगर किसी वायर का पूछा गया कि इस वायर का रेजिस्टेंस बताइए, जबकि इसका रो इसकी वैल्यू कुछ दी गई हो, कोई नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू दी होगी, तो आप इसका लेंथ दिया होगा और इस वायर का एरिया दिया होगा, तो आपको हमने बताया था रो L/A, ये आप इस पर लगा देंगे, आपका न्यूमेरिकल लग जाएगा। अगर मान लो लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ को बढ़ा के डबल कर दिया गया, जैसे एक कोई वायर है, इसका लेंथ बढ़ा के डबल कर दिया, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप लगा लेंगे। तो ज़्यादातर क्वेश्चन सर्किट पर पूछे गए हैं। जैसे अगर मान लो हमारे पास ऐसी कोई सर्किट है और यहाँ पर हमने ऐसे करके ये आपको दे दिया है, बैटरी लगा दिया। ठीक, अगर हमने इसको दे दिया है 4 ओम और इसको दे दिया है 8 ओम, इसको दे दिया है हमने मान लो 4 ओम, ये 4 ओम दे दिया, 4 ओम दे दिया और इसके दे दिया 2 ओम। ठीक है, तो इस पर अगर हम यहाँ पर 200 वोल्ट दे देते हैं बैटरी, ठीक है, और इसको हमने मान लिया 2 ओम है, तो ये जो मेन करंट होगी ये कैसे आप बताएंगे? तो हमने बताया था 2 पॉइंट के बीच में, ये सीरीज में, ये भी सीरीज में, दोनों पैरेलल में, और फिर से ये सीरीज में, ऐसा करेंगे तो सीरीज में कितना 8 4 12 और 4 2 6, तो 12 ऊपर और 6 नीचे, मतलब 12 ऊपर आ गया 6 नीचे। तो जब दो चीज़ें पैरेलल में कनेक्ट हों 12 और 6, तो नेट रेजिस्टेंस इन दोनों के बीच कैसे निकालते थे? तो नेट रेजिस्टेंस निकाल देते थे इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, इन्हीं दोनों को हम ऐड कर देते थे। ठीक है, तो यहाँ से जब ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 6 18 हो गया, और 6 3 18 हो गया, और 3 चौके 12 हो गया। यानी कि इन दोनों के बीच में जो रेजिस्टेंस आ गया वो 4 ओम का आ गया। अब 4 ओम के साथ ये 2 ओम सीरीज में है, तो 4 2 6 ओम हो गया, टोटल हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया 6 ओम। ठीक, अच्छा V = IR, ये किसने बताया? ये बताया ओम्स ने। तो ये वोल्टेज कितना दिया हुआ है, ये देखिए 200 I हमको निकालना है, रेजिस्टेंस हमारे पास 4 और 2 6 ओम, यानी कि I की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 200/6। इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, जैसे सॉल्व अगर मान लो इसको करें तो 6 3 18 2 20, 6 3 18, ऐसे करके आता चला जाएगा, तो यही हमारे पास हो जाएगा एम्पियर। समझ में आ रहा? तो ये हमारे पास हो जाएगा एम्पियर। इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए। चलिए अगला हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, इस टाइप का भी बोर्ड में पूछा जाता है, ये सारे बोर्ड के क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये एक रेजिस्टेंस है, दूसरा ये रेजिस्टेंस है, तीसरा ये रेजिस्टेंस, अगर इस दोनों एंड को मान लो ये A एंड है और ये B एंड है, ये मान लो 2 ओम है, ये मान लो 3 ओम है, ये मान लो 5 ओम है, इसके एक्रॉस अगर हमने एक बैटरी लगा दी कितने वोल्ट की 30 वोल्ट की, अगर ये 30 वोल्ट की हमने बैटरी लगा दी इसके क्रॉस, ठीक है, A और B के क्रॉस 30 वोल्ट, तो बताइए, देखिए सुनिए, हमने आपसे एक चीज़ बताई थी कि सीरीज में करंट कांस्टेंट रहती है, तो ये रेजिस्टेंस कैसे लगे हैं सीरीज में, तो पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं रहेगा, पोटेंशियल पैरेलल में कांस्टेंट होता है जितना ये है। अगर ये ऐसे लगा होता, अगर ये ऐसे लगा होता, अगर ये ऐसे लगा होता और यहाँ पर बैटरी लगी होती 30 वोल्ट की, तो इसके क्रॉस भी 30 आता, इसके क्रॉस भी 30 आता, इसके क्रॉस भी 30 आता। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पोटेंशियल सेम होगा हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस, लेकिन ये सीरीज है या करंट सेम होगा। यहाँ से जो करंट आई निकलेगी वो तीनों पर देखिए एक ही रास्ता है, तो एक ही बार एक ही तरह से जाएगी, तो ये करंट हमेशा सेम होगी, लेकिन पोटेंशियल 30 नहीं आएगा। अच्छा मान लो 30 इस पर 30 इस पर, तो 90 वोल्ट हो गया, तो यहाँ 30 ही वोल्ट है, तो यही 30 वोल्ट तीनों पर डिवाइड होगा। ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए। तो यानी कि इस पर आ गया V1 पोटेंशियल और इस पर आ गया V2 पोटेंशियल ड्रॉप और इस पर आ गया V3 पोटेंशियल ड्रॉप। तो हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ V1, V2 एंड V3 कैसे कैलकुलेट करें? तो देखो भैया, सबसे पहले तो करंट निकाल लो, बहुत अच्छा तरीका है, V बटे नेट रेजिस्टेंस यानी कि टोटल। पोटेंशियल कितना दिया हुआ 30, टोटल रेजिस्टेंस 3 2 5 5 10, यानी कि 3 एम्पियर की करंट आ गई। नेट ये जो करंट आ गई वो कितने की 3 एम्पियर की।
अच्छा ये 3 एम्पीयर यहाँ पर जाएगा, 3 एम्पीयर ही यहाँ पर जाएगा, 3 एम्पीयर ही यहाँ पर जाएगा, 3 एम्पीयर ही यहाँ पर जाएगा। ठीक है, थोड़े 1 सेकेंड हम जरा चौक का कलर चेंज कर देते हैं। चलिए देखिए, ये जो 3 एम्पीयर जा रहा, 3 एम्पीयर जा रहा, 3 एम्पीयर। अच्छा एक चीज़ बताइए, जब रजिस्टेंस होता है, करंट जाती है, तो इनका मल्टीप्लाई V = IR नहीं हो जाता है? मतलब ये इनका मल्टीप्लिकेशन वोल्टेज नहीं बताता है। तो यहाँ पर वोल्टेज कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 × 3 एम्पीयर यानी कि 6 वोल्ट। इसके क्रॉस आ गया 6 वोल्ट। अच्छा इसके क्रॉस क्या आ जाएगा, इसके क्रॉस आ जाएगा, देखिए V2, ये V1 था, V2 = I × R। तो इस पर करंट कितनी थी, 3, इसका रेजिस्टेंस 3, 9 वोल्ट। ठीक, अच्छा इसके क्रॉस V3 = IR, फिर से वही फार्मूला ओम्स ला, V = IR। यहाँ पर क्या हो जाएगा, करंट कितनी, 3, रेजिस्टेंस कितना, 5, कितना वोल्ट, 15 वोल्ट। अच्छा एक चीज़ हम बताएं आपको, इन तीनों का सम 30 के बराबर आना भी चाहिए। देखिए 15, देखिए 9 और 6, 9 6 15, 15 ये 30। समझ में आया? ऐसे करके आप क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक, अब एक और क्वेश्चन और आपको बताते हैं। देखिएगा, देखिए चूंकि सर्किट के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, एक सर्किट का क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन सर्किट का क्या है, ये है हमारे पास सर्किट का क्वेश्चन। ये लगाया, ये हमने कहा कि 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये हमने कहा कि 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये हमने कहा कि 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये हमने कहा कि 2 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक, अगर हमने यहाँ पर बैटरी लगा दी, मान लो हमने 200 वोल्ट की बैटरी लगा दी, तो नेट करंट कितना निकलेगा, और इस ब्रांच में करंट कितनी जाएगी, और इस ब्रांच में करंट कितनी जाएगी। ठीक है, तो ये वैसे हमने करवाया था, एक बार और देख लीजिए। तो देखिए नेट करंट निकालने के लिए पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो 10 और 5, जब ये 15 को हमने कहा था कि कैसे आप सॉल्व करेंगे, तो ये ऐसे आप सॉल्व करेंगे, 10 × 5 = 50/15। ठीक है, तो देखिए ये कुछ इस तरह का आ गया रेजिस्टेंस। अच्छा अगर आप जो है करंट निकालना शुरू करेंगे, ये रेजिस्टेंस आ गया। अगर आप नेट करंट ये I की वैल्यू निकालेंगे, I की वैल्यू, तो V/R हो जाएगा। अच्छा इसका तो रेजिस्टेंस आ गया 50/15, लेकिन इनको भी तो ऐड करेंगे नेट करंट निकालने के लिए। तो कितना हो गया, 4 2 6, 6 इसमें जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं 50/15 + 6, तो 15 × 6 = 90, 90 और 50 140, 140/15 यही तो आएगा, 140/15 आ गया, 15 × 6 = 90, 50 140, 140/15। ये हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ गया। अब टोटल रेजिस्टेंस आ गया तो टोटल करंट में टोटल रेजिस्टेंस रख देंगे, तो टोटल पोटेंशियल यहाँ पर हम लिख देते हैं थोड़ा सा साफ साफ। यहाँ पर देखिएगा कि नेट करंट अगर हमको निकालनी होगी तो टोटल जो है ये 200 बटे यहाँ पर कितना आ गया, 140 और 15 ऊपर चला गया। देखिए ये कुछ ऐसा डेटा आ गया कि कट पिट नहीं रहा है। तो एक्चुअली में अगर ये 14-15 को काट दिया तो लगभग 20 एम्पीयर की करंट आई है। अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अगर और डिवाइड करेंगे तो हमको कुछ वैल्यू मिलेगी करंट की ना, आई मिलेगी। तो I1 कैसे निकलेगा, तो हमने आपको फार्मूला बताया था, I1 = टोटल करंट, आई जो वहाँ से आएगी रखना है, इंटू R2 में R1 + R2। ठीक, यानी कि I1 = I की वैल्यू वहाँ से उठा के रखेंगे, इंटू में R2 ये वाला रखेंगे 5 क्योंकि ये करंट निकालना है तो ये रेजिस्टेंस ऊपर जाएगा, क्योंकि करंट रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, अपान में दोनों का सम, यानी कि 5 + 10। तो ये हमारे पास यहाँ से I2 आ जाएगी। अच्छा I1 आ जाएगी। अच्छा I2 अगर आपको निकालना हो तो चाहे तो नेट करंट में से ये जो I1 आया है इसमें से घटा देंगे। देखिए I इधर से जा रही थी, मान लीजिए ये I जा रही थी, I1 इधर निकल गई तो जो बचेगी वो वही ना इधर जाएगी, तो I में से इसको घटाएंगे तो ये भी निकल जाएगा। या तो आप ऐसे निकाल लीजिए या तो आप सीधे सीधे I2 का फार्मूला लगा दीजिए, I2 = I इंटू में R1, अब ये 2 है तो यहाँ R1 अपान में R1 + R2, ऐसे करके आप निकाल लेंगे। अच्छा जो करंट यहाँ जा रही है वो 2 भागों में डिवाइड हो गई, ठीक है,
और फिर वो जा करके जंक्शन रूल यहाँ पर मिल गई, किरचॉफ लॉ में बताएंगे फर्स्ट लॉ 12th में। तो यहाँ पर फिर से तो वही आई करंट जाएगी। तो यहाँ पर अगर पूछेगा तो जो करंट यहाँ थी वही यहाँ थी, वही यहाँ है, यहाँ वाली यहाँ आई, 2 भागों में बटी, फिर से मिल गई, फिर वही आई। ठीक, तो इस तरह से देखिए जनरली अगर आप इसको पढ़ लेते हैं और कुछ जो है अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो अनसॉल्व करिएगा, अनसॉल्व में करिएगा, कुछ चीज़ें दिक्कत आएंगी। अभी तो ये जैसे वन शॉट वीडियो है, बहुत लंबा हम इसको खींच भी नहीं सकते, लेकिन लगभग आपका सब पूरा कॉन्सेप्ट जितना भी बताना था मैंने बता दिया। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करिएगा, आप बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, अनसॉल्व को जितना हो सके लगाइए। अगर आपने 23, 22, 21, 20, 19 अगर आपने 5 साल के 5 साल के 1 साल में अगर 1 ईयर में 7 सेट्स हैं तो 5 साल में 35, अगर 35 को आपने 5 बार लगा लिया तो बहुत अच्छा नंबर आपको मिलने वाला है। ऐसे ही हर सब्जेक्ट में करिए, जो भी 6 सब्जेक्ट आपके हैं, हिंदी, इंग्लिश और उसके बाद ये जो साइंस है, आर्ट है या कंप्यूटर जो भी आपने लिया हो, मैथमेटिक्स है, ये सब में आप हर सभी सब्जेक्ट में आप अनसॉल्व करिए और जहाँ क्वेश्चन फंसे वहाँ पर टिक करिए। ठीक है, और उसे बार बार रिपीट करिए, जो आ गया उसको मत लगा के खुश होइए। ठीक है, तो क्या करिए आप अनसॉल्व को 5 साल के पेपर को 1 साल में 5-7 सेट दिए होंगे, उसको 5 साल के पेपर को खूब लगाइए। सबसे अच्छा तरीका नंबर लाने का, अगर आपने ऐसा 5 बार 6 बार 4 बार सारे सेट्स में जो फंसे हुए क्वेश्चन टिक करते हुए, जैसे पहली बार लगाएंगे थोड़ा टाइम लगेगा, दूसरी बार लगाएंगे तो जो टिक किया हुआ वही लगाएंगे, तीसरी बार में वो टिक की संख्या है, जो नंबर ऑफ टिक्स है, कम हो जाएंगे। ऐसा करिए, बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, 90+ जाएंगे। ठीक, अगर आपने 10 साल का लगा लिया तो फिर कहना है क्या 95+। ठीक है, ISC बोर्ड में 95 के नीचे का कोई 95 से कम आने का कोई बहुत मतलब नहीं होता। ICSE वालों के लिए, CBSE वालों के लिए भी 90 से कम में, यूपी बोर्ड में थोड़ा माना जाता है कि चलिए थोड़ा परसेंटेज कम भी आ गया तो ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा परसेंटेज आपको ICSE में लाना है, फिर CBSE में। ठीक है, मतलब उससे कम, मतलब सबसे ज़्यादा ICSE में, फिर उससे थोड़ा कम मान लिया CBSE में आ रहा है, फिर यूपी बोर्ड में। ठीक, तो ऐसा करते हैं कि इस वीडियो को अब यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट सब बता दिए हैं। बस ये जो सेकंड वन शॉट पार्ट सेकंड है, ये इलेक्ट्रिसिटी यहीं पर पूरा समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।